अस्सलामुअलैकुम एंड गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमें आज के मॉर्निंग शो में। मैं हूं ईशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। और मौसम अगर बात की जाए पाकिस्तान का तो तूल अर्ज़ के अंदर इस वक्त बरसात का मौसम भरपूर तरीके से जारी है और जो पेश गोई है उसके मुताबिक ये स्पेल अभी कुछ दिन और भी चल सकता चलेगा। है। काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो लोग डिस्टर्ब भी हुए हैं, इससे मामलाती ज़िंदगी भी मुतासर हुआ है और एक खींचातानी भी हमने देखी है शाल कि सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंटीरियर सिंध के अंदर खासतौर पे सखर के अंदर 77 साला रिकॉर्ड टूट गया है और ये जो तबाही हुई है उसकी वजह यह है कि हमने जो तैयारियां की थी वो इस वजह से नाकाफ़ी हुई कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन महकमे मौसमियात का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है मामूल के मुताबिक। और वैसे भी जुनैद, अगर आपने देखा हो तो हर साल हम दावा यही करते हैं कि हमने इंतजाम कर लिए हैं, तमाम इकदाम मुकम्मल हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये पिछले सारे रिकॉर्ड पोल खुल जाता है, फिर उन दावों टूट चुके हैं और बारिश हुई है, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो नहीं टूटे। ये हमारा जो सिस्टम है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, जो कि हमने तब्दील करने की कोशिश भी नहीं की है, कोई इकदाम करने की कोशिश भी नहीं की है और हमेशा की तरह इस बार भी हमें अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी मदद जी हाँ, एक ज़बरदस्त स्टोरी उभर के सामने आई है इस मौके पे। बलूचिस्तान में ज़िला कला अब्दुल्ला में कोलक नदी में नाज़रीन सियासी रैली में गाड़ी फंस गई थी और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है ये वीडियो, जिसमें इस गाड़ी में ख़वातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को मकामी ड्राइवर ने अपनी जान पर खेल कर बचाया है। और ये कहा जा रहा है कि पहले उस ड्राइवर ने, एस्केवेटर का जो ड्राइवर था, उसने आम लोगों से मदद मांगी है और लोगों ने कहा कि अगर हम इनको बचाने जाएंगे तो हमारी अपनी गाड़ी भी इसमें बह सकती है रैली के अंदर। तो वो खुद पहले घर गया, ठीक है, और एक्सीवेटर लेकर मौके पर पहुंचा है और उसने अपनी जान को दांव पर लगाते हुए उस फैमिली को बचाया है। तो एक ज़बरदस्त कारनामा है और इस तरह के हीरोज़ इस तरह के मौक़ों पर उभर के सामने आते हैं, जो कि काबिल तारीफ़ भी है, काबिल तहसीन भी है। और इस पर फिर सिर्फ ये नहीं है कि उसके विजुअल्स वायरल हुए हों, बल्कि उसको एक्नॉलेजमेंट भी मिली है वज़ीर आला बलूचिस्तान की। और अगर हम ये कहें कि इस तरह के जो हीरोज़ हैं उनसे पता चलता है कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। कुछ हम सिंध की बात करें, सिंध में जो बारिशें हो रही हैं मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त इतनी बारिशें हो चुकी हैं कि 77 साल जिस तरह से बताया जा रहा था कि रिकॉर्ड टूट चुका है और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। सखर में बारिश का जो गुज़श्ता 77 साल रिकॉर्ड टूटने का दावा है वो 24 घंटों के दौरान 40 स्पेल्स में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल। और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान खैरपुर में 169 मिलीमीटर, लाड़काना में 123 मिलीमीटर, मोइंजोदड़ो में 119 मिलीमीटर, रोहड़ी में 119 मिलीमीटर और जैकबाबाद में 99 मिलीमीटर और दादू में इसी तरह से 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में। शाहिद साहब, क्या फोरकास्ट है कि पहले तो ये भी बताएगा कि सिंध के अंदर जो दावा कर रही है हुकूमत सिंध के 77 साल रिकॉर्ड टूटा, आप इसकी तायद करेंगे, तरदीद करेंगे और कोऑर्डिनेशन क्या सही तरह से नहीं थी जिसके बायस इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस है और मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहा है? देखिए, जो सिंध में बारिशें तो बहुत हुई हैं और लेकिन वो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाली बात है वो इतनी सही नहीं है। जो हमारे रेन गेजेस हमारे स्टेशन में लगे हुए हैं तो वो इतनी बारिश नहीं शो करा रहे। अब लाहौर में भी है कि वासा ने कोई 15-16 रेन गेजेस लगाए हुए हैं, इसी तरह बाकी शहरों में लगाए हुए हैं। तो अब उनकी ना तो कोई कैलिब्रेशन है, ना तो उनका स्टाफ कोई ऐसा ट्रेंड है जो स्टैंडर्डाइज है। दूसरी बात एक और है कि रिपोर्टिंग का भी इशू है। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रेन हम रिकॉर्ड करते हैं 24 घंटे की, वो सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक, आज सुबह 8 बजे रिकॉर्ड करेंगे, पिछले 24 घंटे की होगी तो और 8 बजे के बाद की अगले दिन में जाएगी। अब अगर लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग बारिश शुरू होती है दिन 11 बजे तक या 10 बजे तक चलती है तो ये लोग एक ही उसको स्पेल में शुमार करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम 8 बजे के बाद जो रेन होती है वो अगले दिन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको कन्वर्ट करके रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें रिपोर्टिंग का ये भी इशू होता है कि वो पूरा स्पेल जो चलता है शायद उसको काउंट करते हैं। हम उसको 8 बजे से 8 बजे तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रिपोर्ट करनी होती है। दूसरा ये अच्छा शाहिद अब्बास साहब, आप बता रहे हैं कि आपके मीटर्स जो हैं वो उतनी बारिश नहीं दिखा रहे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 77 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से मीटर्स हैं जो इसको माप पा रहे हैं? वो किस सोर्स से हमें ये खबरें दे रहे हैं, उनका सोर्स क्या है? देखिए, हमारे नज़दीक तो हमने तो कोई ऐसे उनको रेन गेजेस जान लगा के नहीं दिए, ना उनका वो कोई ट्रेंड स्टाफ है। अब उनके पास कोई है तो उसका तो वही जवाब दे सकते हैं कि उन्हें कहाँ से मुहैया किया। दूसरी बात ये
कि अगर रेन गेज हमारे लाहौर एयरपोर्ट पे लगा है, दूसरा हमारा जे रोड पे लगा है, 2 लगे, तो इसमें भी बड़ी वेरी। तो रेन एक ऐसा एलिमेंट है मेट्रोलॉजी का कि जो चंद मीटर के फासले पे भी काफी बड़ी चेंज आ सकती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हम जो रिकॉर्ड देंगे तो वो तो अपने स्टेशन का देंगे जहाँ हमारे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, एक अलमिया ये है कि 77 साल हो गए, हर साल बारिशों की फोरकास्ट भी होती है, पेशगोइयाँ भी होती हैं, आप लोग भी मुतला करते हैं, लेकिन फिर भी वही तबाही, वही मामलात ज़िंदगी में रुकावट, लोगों की परेशानियाँ, माल मवेशी से हाथ धो बैठते हैं। हल क्या है? क्या बेहतर कोऑर्डिनेशन की जा सकती है या कोई और हल है इसका? और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, कहाँ कौन से इलाके इस वक्त उसकी जद में आ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान वाहद ऐसा मुल्क है कि जिसमें से बड़े आला कवानीन और मल्टीपल कवानीन है, और कवानीन की या उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन असल बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। दूसरा ये कि जो अर्बन सिटीज़ हैं वो उसमें से जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं वो 25-30 मिलीमीटर एक घंटे के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, वरना हम 15 फुट या 10 फुट डाया के तो पाइप नहीं डाल सकते। शहर बड़े होते जा रहे हैं, उसका लाहौर वालों ने एक हल निकालना शुरू किया है कि उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाने शुरू किए हैं रोड के साथ, जहाँ पानी जमा होता है उसको बाद में यूटिलाइज भी करते हैं। तो ये मेरे नज़दीक ये कि सबसे अच्छा हल ये है कि वो जो वाटर पानी है वो ज़ाया भी ना हो, और दूसरा ये है कि उसको फौरी तौर पे निकाला जा सके। और दूसरा ये कि ड्रेनेज सिस्टम में अगर देखें, मानसून में जब भी बारिश होगी 1 घंटे में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना वो तकरीबन समझे कि नामुमकिन है कि कितने बड़े डाया के आप पाइप डाल लेंगे सीवरेज के। दूसरा ये कि उसमें से जो ड्रेनेज है कि उसकी जो हम बाज़ दफ़ा सफाई करते हैं तो चंद दिनों में दोबारा वो उसी तरह फिल्थ से और कचरा से भर जाते हैं। लोगों को भी जिम्मेदारी अपनी शो करानी चाहिए कि अगर उन ड्रेनेज को साफ किया है तो उसको थोड़ी मानसून के लिए तो उसमें से उसको दोबारा हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आने वाला जो हफ्ता है या आने वाला महीना जो है वो बारिशों का है, फोरकास्ट क्या कहती है, कितनी बारिशें मजीद होने के इम्कानात हैं? जी देखिए, आज से एक स्पेल जो है और शुरू हो रहा है जो 23 तारीख तक रहेगा, लेकिन उसका ज़्यादा जो है असर वो KPK में, कश्मीर में और पंजाब के जो अपर पंजाब के खासतौर पे रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन जो है इनमें ज़्यादा होगा। बाकी जो है वो स्कैटर्ड और होगी, तो उसमें दरमियानी बारिश हो सकती है। कोई बहुत बड़ी तूफानी जिस तरह का पिछला स्पेल गुजरा है ऐसी बारिशें नहीं है जनूबी पंजाब में और अपर सिंध में, और बाकी भी फैल सकता है, लेकिन उसमें से इतनी खतरनाक बारिशें नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो हमारे कैचमेंट दरियाओं के हैं वहाँ अच्छी बारिशें होंगी, लेकिन उसमें भी कोई बड़े दरियाई सैलाब का खतरा नहीं। अलबत्ता जो हमारे रावी के साथ दरियाए चनाब के साथ नदी नाले हैं जिसमें नारोवाल और ये वजीराबाद के, उनमें पानी आ सकता है, और शहरों में जो है जो बड़े शहर हैं उसमें भी ये ड्रेनेज का मसला। उसका तीसरा ये कि पहाड़ी इलाकों पे जो लैंडस्लाइडिंग है और फ्लैश फ्लडिंग जो है जो पहाड़ी इलाकों में रेला बंद उसका हो सकता है, बाकी दरियाओं में कोई बड़े सैलाब का। अच्छा शाहिद साहब, किन किन दरियाओं में तुग़यानी की सी सूरत हाल है और वो कौन कौन से ऐसे दरिया हैं जिनके आसपास की आबादियों को खतरात लाहक हो सकते हैं, ये जो स्पेल और ये फोरकास्ट आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो दरिया सिंध है तो उसकी जितनी बड़ी कैपेसिटी है, जितनी बारिश एक्सपेक्टेड उसमें तो उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना पानी रूटीन में पहले भी इस साल कई दफ़ा गुजर चुका है। अब आ जाते हैं झेलम पे। तो झेलम पे हमारा डैम जो है अब अभी तकरीबन कोई 72% भरा है। अगर बारिश का रेला आता तो वो बड़ी हमारे लिए खुशी होगी कि अगर जो है हमारा ये डैम जो है बंगला भर जाए, जिसकी चांसेस कम है, पानी सारा भी रोक लें। अब हमारे झेलम जो दूसरे दरिया जो है ईस्टर्न, तो उसमें भी इंडिया के जो डैम्स है वो 50% के करीब भरे हुए खाली हैं। तो इंडिया इसमें से कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा, उसके भी डैम भरने का भी अभी चांस कम है। अलबत्ता जो हमारा चनाब है एक बड़ा दरिया है, हाई लेवल के फ्लड का खतरा है, PTM या लो हो सकता है, उसके इर्द गिर्द के किनारों पे लोग थोड़े बहुत अफेक्ट हो शाहिद सकते अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा से वो हमें बता भी रहे हैं पहले से इकदाम जो है वो नहीं किए जाते हैं, या फिर हम सफाई का भी उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। जो हमारा ड्रेनी सिस्टम है वो जब भर जाता है तो फिर हम जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जब जाहिर है ड्रेनी सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा होगा तो पानी को शहर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी भी कुछ फ़राइज़ हैं जो हमें पूरे करने चाहिए। हमें कूड़ा
कचरा इस तरह से गलियों में नहीं फेंकना चाहिए कि वो ड्रेनेज सिस्टम में जाए और ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाए। और दूसरा, जिस तरह से जुनैद कहा भी जा रहा था कि बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, 77 साल रिकॉर्ड टूट गया है, तो क्या इसकी पहले से प्लानिंग नहीं की जाती है कि आप 77 साल रिकॉर्ड इसी चीज़ पे तो एक कंट्रोवर्सी आ रही है शाल के सिंध हुकूमत ये कह रही है कि 77 साल रिकॉर्ड टूट गया है और इस वजह से हर जगह पे आपको पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन महकमे मौसमियात में जिस तरह अभी शाहिद साहब भी कह रहे थे, शाहिद अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं और हमारा तो सोर्स महकमे मौसमियात ही है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से ही हम मालूमात ले सकते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत किस ज़राए से बता रही है और ये दावा कर रही है, ये अब उन्हीं से पूछा जा सकता है। अब ये अपने नाज़रीन को एक बार फिर से हम वो मनाजिर दिखाते हैं जहाँ पे कल अब्दुल्ला में किस तरह से रेस्क्यू किया गया था और एक ज़बरदस्त ये वाक़या है बहादुरी का भी, और इस हवाले से आगे चल के भी अपने नाज़रीन के साथ विजुअल शेयर करेंगे। और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश और फिर वहाँ पे सैलाबी रैला भी आ गया था और उसकी जद में एक गाड़ी आई। ये नाज़रीन वो गाड़ी है जिसके अंदर ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे और इस बहादुरी के साथ जो एक्सकेवेटर ड्राइवर था पहले उसने मौके पर मौजूद लोगों से मदद मांगी और जब उन्होंने खदशे का इज़हार किया कि हम भी इसमें डूब सकते हैं तो फिर वो घर जाके एक्सकेवेटर लेकर आया और फिर उसने अपनी जान पर खेलते हुए इस फैमिली को बचाया। लेकिन अब ये देखें कि उसने तो अपनी जान पर खेलते हुए मोहिबुल्ला ने जान बचाई है उन शहरियों की। लेकिन आप ये हम हर बार रिपोर्ट करते हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, सैलाबी रेलें हैं, एहतियात भी करनी चाहिए। बिल्कुल, मानसून का स्पेल जारी है, आपको एहतियात बरतनी चाहिए ऐसे ट्रैवल करने से। जिन इलाकों में आपको पता है कि बरसाती रेले जो है वो गुजर रहे हैं या फिर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, आप क्यों उन इलाकों में जाते हैं और अपने आप को खुद मुश्किल में डालते हैं। इमरजेंसी हो सकती है लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ जब आप मूव कर रहे हैं तो फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कतन कि आपके पास 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है और आप किसी भी रैले का सामना कर लेंगे। बहरहाल कुदरत की जो एक निज़ाम है उसके साथ आप टक्कर नहीं ले सकते और इस तरह का रिस्क कतई नहीं लेना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल इस जवान ने, मोहिबुल्ला ने, ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई और फिर इसकी हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसके लिए इनाम का ऐलान भी किया और इसकी काविश को सराहा गया है और सोशल मीडिया पर भी इसको बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जा रही है इस इक़दाम की कि किस तरह इसने महारत भी इसके अंदर शामिल है। ना सिर्फ बहादुरी तो है ही, लेकिन अगर वो इतना एक्सपर्ट ना होता तो जिस तरह का ये शदीद रेला है इसके उसको जो क्रेन को ऑपरेट करना भी यकीनी तौर पे मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी जान पर खेल कर ये खिदमात सर अंजाम दी हैं, इंसानियत का हक जो है वो अदा किया है, इसको एक्नॉलेज किया गया है और नकद इनाम का भी ऐलान किया गया है, एजाज़ा भी किया है। और मेरे ख्याल में अगर हम एक छोटी सी काविश से किसी की जान बचा सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। हमें अपनी जान पर खेलते हुए दूसरों की जान बचाना ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब हम कहते हैं कि हम अपनी जान को पहले महफूज रखें, दूसरा अगर मर रहे हैं तो मरने दें। बिल्कुल ऐसे ही। और उमूमी तौर पे तमाशा देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, गाड़ियाँ भी साइड पे खड़ी हैं, लेकिन एक तो अपने काम पे गिरफ्त उस क्रेन ड्राइवर की, एक्सकेवेटर ड्राइवर की थी और ख़ुद एतमादी भी थी और यकीनी तौर पे बहादुरी का मुजाहरा भी किया जो कि काबिल सताइश है। और यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। और अब बात हो जाए कौम के बहादुर बेटे की, बहादुर सपूत की। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का जिक्र कर लेते हैं। और राशिद मिन्हास यौम शहादत है। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का उन्हें खिराज अकीदत इस मौके पर पेश किया गया। ये मुल्क अभी तक कायम है तो इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से, जो हमारे बहादुरों ने दी, हमारे जवानों ने दी और जिनकी कुर्बानियों के बायस आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कुछ बात हो जाए सुपर पावर के सुपर मुकाबले की। और नवंबर में ये टाकरा होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आ रहा है जो बयानात हैं, जो एक दूसरे पर हमले हैं, वो तेज होते जा रहे हैं और उसमें गोलाबारी हो रही है, शिद्दत आती जा रही है काफ़ी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में नायब सदर कैमला हैरिस की सरप्राइज एंट्री हुई है और मुख्तसर खिताब में उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तारीखी क़यादत पर सदर बाइडन की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अमेरिका की बहुत खिदमत की है
और वो तो शुक्रगुजार हैं और वो बड़ी पुरुमीद हैं जीतने के लिए। लेकिन बाइडन क्या कहते हैं? बाइडन ये कह रहे हैं कि गद्दारी की गई है, जो डेमोक्रेट्स की तरफ से अपना सदारती उम्मीदवार बदला गया है वो इसको गद्दारी के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुत्तहिद होकर मुश्तरका विजन के तहत आगे बढ़ेंगे और हम सब ने यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर बता दिया है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम सब एक हैं और नवंबर में हम एक आवाज़ और एक कौम बनकर आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर कामिला हैरिस का क्या कहना था, आप भी सुनिए। कैमिला हैरिस की आपने गुफ्तगू सुनी है। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से भी पुरजोश खिताब। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक नए बाब का आगाज़ होने जा रहा है, हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे, ट्रंप और उनके इत्तेहादी अमन व अमान के लिए ख़तरा हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हम उन्हें शिकस्त देकर भगा देंगे। हिलरी ने कहा कि डेमोक्रेट पार्टी ही अमेरिका का मुस्तकबिल है और कामिला और मेरी माँ ने हमेशा आगे बढ़ने का सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि नौजवान कह रहे हैं कि हमें आगे लेकर चलें, मुल्क के लिए गरां कदर खिदमात पर जो बाइडन का शुक्रिया अदा करती हूँ और जो बाइडन वाइट हाउस में वक़ार और शाइस्तगी वापस लेकर आए हैं, ये उनका दावा है। और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के मौके पर शिकागो में गजा जंग के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज भी हुआ। कन्वेंशन सेंटर के बाहर हज़ारों अफराद मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन की इसराइल और बाइडन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। लेकिन जो बाइडन और उनके हिमायतियों की अगर बात की जाए, जिस तरह आप जानती हैं कि दोहा के अंदर भी मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसमें कतर है, जिसमें मिस्र है, जिसमें इसराइल है और अमरीका है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये पहले से ज़्यादा एक हम करीब आ चुके हैं इस मसले के हल के लिए। और ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर अब कोई हल ना निकला तो फिर शायद हल तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल पर, इलेक्शन की गहमा गहमी पर बात करने के लिए रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमने हुकूमती जो मौक़िफ़ है, जो कैंपेन है वो तो आप तक पहुँचाई है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में क्या सोच विचार जारी है, कितने पुरएतमाद हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। साजिद तार साहब, एक बार 90 की पाकिस्तानी सियासत की याद दिला दी है। जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा नवाज शरीफ साहब पर हमला करती थी, उसी तरह के कुछ बयान यहाँ पर भी सामने आ रहे हैं। कैमिला हैरिस बुनियाद परस्त और पागल कह रही हैं ट्रंप को, और ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जी कैमिला हैरिस जो है वो बुनियाद परस्त हैं और पागल हैं। और दूसरी तरफ बुज़दिल कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस की तरफ से। तो ये रिवायती सियासत का हिस्सा है अमेरिका के अंदर, या इस बार कुछ ज़्यादा शिद्दत देखी जा रही है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। कंट्री सीरियसली डिवाइडेड है। आज डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का पहला दिन शिकागो में था और इसी वीकेंड पर 70 शूटिंग्स वहां पे हुई हैं और दोनों डेमोक्रेट कैंडिडेट जो है वो डिफेंडिंग पुलिस के मुजद है। वो समझते हैं कि पुलिस को खत्म कर देना चाहिए। कैमला हैरिस का रिकॉर्ड ये मौजूद है कि अगर सामने लोग खड़े हों गाजा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हों तो वो नारा लगा देती हैं कि हम इजराइल का एम्बार्गो करेंगे, उसको असला नहीं देंगे। लेकिन शाम को व्हाइट हाउस में $20 बिलियन का पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है। आज हैरानगी वाली बात है, यहाँ पे 20 मिलियन से ज्यादा इलीगल क्रिमिनल्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरती से जो बाइडन ने कह दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बाईपार्टिसन और रिपब्लिकन जो है बाईपार्टिसन बिल पे मेरा साथ नहीं देते, उसकी वजह से हो रहा है। आज अमेरिका जल रहा है और जिन मुज़ाकरात का आपने जिक्र फरमाया है कि जिसमें कतर और मिस्र मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, वहां पे जो पार्टी इस वक्त हमास है वो तो मौजूद ही नहीं है। वहां पे कोई भी फलस्तीनी वहां मौजूद नहीं है, तो उसका सक्सेसफुल किस तरह हो जाएगा वो डायलॉग जो है। आज अमेरिका, पूरी दुनिया जल रही है और मेरे सबसे बड़ा इस वक्त अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस के लिए टास्क ये होगा कि वो अपने आप को बाइडन की फेल पॉलिसी से दूर किस तरह कर पाएंगी। आज मैं हैरान हूं, मैं एक आखिरी फिक्रा कहने वाला हूं। आज जो बाइडन ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पर है। और जो बाइडन को मैं समझता हूं कि झूठ बोलते हुए 2 दफा सोचना चाहिए था कि अमेरिकन लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना वो समझते हैं। आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया एक लीडरलेस है। उन्होंने इलेक्शन से इज्तनाब किया है कि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन अमेरिका किस तरह चला रहे हैं? अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो अमेरिका को कौन चला रहा है? ये भी एक सवाल पूछने वाला है। अमेरिका को कौन चला रहा है, ये तो सवाल तलब है। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ दावा किया जाता है
ट्रंप की जानिब से वो कहते हैं कि उन्हें हमायत हासिल है अवाम की और वो बहुत अच्छे जो है वोट के साथ वो आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो राय आमा है उसकी जो बढ़तरी है वो मिली है कैमला हैरिस को, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अवाम की कहीं ना कहीं जो हमदर्दियाँ हैं या उनकी हिमायत है वो तो कैमला हैरिस के साथ है। अमेरिका को चलाने के लिए तो फिर वही आएंगे। किस तरह आएंगे? मैं यही तो आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे आज देखा जाए तो यूक्रेन भी चल रहा है, गाजा भी चल रहा है, ईरान के हालात खराब हैं, ताइवान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, बॉर्डर्स पे 20 मिलियन जो इलीगल क्रिमिनल्स हैं वो आ चुके हैं, इन्फ्लेशन आसमान को टच कर रहा है। यहाँ पे बोइंग का एक जो सैटेलाइट ऊपर गया था हफ्ते के लिए, वो आज 6 महीने से ऊपर स्पेस में अटका है। अगर देखा जाए तो आज बाइडेन साहब ने खुद फरमाया है कि जॉब्स के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, अमेरिका में लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स ने अपना सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो फिर सर ट्रंप के पास क्या पॉलिसीज हैं? सर ट्रंप के पास क्या पॉलिसीज हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि वो अमेरिका से अपना तेल निकालेंगे और उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वो बार बार इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया और चाइना का अलायंस नहीं होना था। सबसे बड़ा टास्क उनका यही होगा कि चाइना और रशिया को वापस अपनी अपनी बाउंड्रीज में जाना होगा। तो दूसरा उनका गाजा के बारे में हाल ये मौजूद है, हमेशा वो कहते हैं कि इजराइल को चाहिए जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस अपने कंट्री के अंदर बाउंड्रीज के अंदर जाए। और दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो जिस दिन से ये अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा के भागे हैं, उस दिन से दुनिया पीसफुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो दुनिया का पीस लेकर आएंगे। उनके 4 साल सबसे बड़ा उनका है। हतमी नताइज इलेक्शन के बाद जो भी आते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक ये तो आप एग्री करेंगे कि पोल्स में और जो एक एनर्जी लेवल है कैमला हैरिस का उसमें भी, और जो एक क्राउड पुलिंग एलिमेंट है उसके अंदर, वो आगे दिखाई दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से कैमला हैरिस। ये अगर CNN का पोल देखें तो कैमला हैरिस इलेक्शन जीत चुकी हैं। अगर फॉक्स का पोल देखें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे हैं। सारी दुनिया को यह पता है कि पोल्स जो है अब एक गोरख धंधा बन चुका है। ये इलेक्शन बताएंगे, और इलेक्शन अगर फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसकी वजह यह है, आधा कंट्री ये समझता है कि उनसे 2020 के इलेक्शन भी चोरी किए गए थे। डेमोक्रेट पार्टी के पास ये एक आर्ट है कि किस तरीके से मेल इन वोटिंग के जरिए वो इलेक्शन को चोरी करते हैं। तो ये अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे आपको बड़े बावसूख रजाय से कहूंगा, मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। अगर इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन ना जीते तो मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री का ये आखिरी इलेक्शन होगा, क्योंकि इसके बाद डेमोक्रेट पार्टी 20 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड देना चाहती है और उनको वोटिंग राइट्स देना चाहती है, और इस कंट्री को सोशलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, इस कंट्री को वन पार्टी रूल। अच्छा तारा साहब, जिस तरह हमें पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासी जमातों को, उनके लीडरान को यह खदशा होता है कि प्री पोल रिगिंग हो जाएगी, वफादारियां तब्दील करवा ली जाएंगी, या कोई इंतखाब के दिन कोई ऐसा सिस्टम बैठ जाएगा, RTS का सिस्टम बैठ जाएगा, आपको क्या खदशा है? अगर अमेरिका के अवाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो फिर क्या चीज़ रोक सकती है उन्हें हुकूमत में आने से? देखें, यहाँ पे अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि एक तो इलेक्शन होता है, 2-2, 3-3 हफ्ते मेल इन वोटिंग के जरिए उसके अंदर घपले किए जाते हैं। यहाँ पे हर स्टेट का इलेक्शन लॉज अपने अपने हैं, और जहां पे डेमोक्रेट गवर्नर मौजूद हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और रिगिंग करते हैं। 2020 के इलेक्शन में कोविड के बहाने से मेलिंग वोटिंग के जरिए मिलियंस वोटिंग का फ्रॉड किया गया, और यही चीज है अमेरिका के अंदर। अगर देखा जाए तो आज डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन में जाने के लिए आपको आईडी की जरूरत है, लेकिन वोट डालने के लिए आपको आईडी नहीं दी जाती है, कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कई लूपहोल्स मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी जो है, दे हैव अ मास्टर ऑन द स्किल हाउ टू चीट इलेक्शंस। यही इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि लोग इलेक्शन इंस्टीट्यूशन पे अपना फेथ लूज करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से बता रहे थे कि लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, हम कहते हैं सुपर पावर है भाई, उसको हम आइडियल मानते हैं, दूसरे ममालिक भी उसको देख कर चल रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर इस तरह की धांधली इलेक्शंस में होती है तो फिर कोई भी मुल्क जो है वो इस धांधली से बच नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पे इंसानी हाथ मुलव्वस हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा खींचातानी हो, वहाँ पे फिर खदशात भी मंडरा रहे होते हैं। और जिस तरह की हमने देखी है अब से पहले अमरीकी सियासत में एक शिद्दत, उसको देख के लगता है कि इस बार भी बहुत
बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, बयानात से भी अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जज्बात बढ़ रहे हैं, भड़क रहे हैं, और एक एलिमेंट जो है अपने आप को बरतर दिखाने का, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे और टॉपिक्स दीगर आते टॉपिक्स भी हैं। आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और कुछ आपको बताएंगे। पाकिस्तान में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एशियन चैंपियनशिप के पहले रोज़ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर छा गए हैं। रिजवान अली और ज़िया मुशवानी ने भारतीय फाइटर्स को हरा कर ये जी हाँ, धाक बिठा दी है। पाकिस्तानी फाइटर्स ने भरपूर मुकाबला किया है और भरपूर दाद भी समेटी है। अब्बास खान हो और इस्माइल खान भी, इन्होंने हरीफ फाइटर को हराने में कामयाब रहे हैं। कौमी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय फाइटर थे श्रीकांत शेखर को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी, और इसी तरह से कौमी फाइटर ज़िया मुशवानी ने भी अपने भारतीय हरीफ भरत खंडारे को 1 मिनट में ही जेर कर लिया है, यानी कि नॉकआउट कर दिया। और ख़ास तौर पे इशाल जब पाकिस्तानियों का टाकरा होता है भारतीयों के साथ और उसमें तो जीत हो जाए, कुछ और होता है, उसका मज़ा ही कुछ और है। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि अरशद नदीम ने भी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल तक पहुंचाया और ख़ुद गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से हमारे जो फाइटर्स हैं एमएमए के, एमएमए से मतलब है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स, इन्होंने अपनी धाक बिठाई है। और इस्माइल खान ने दूसरे राउंड में काज़ाकिस्तान के ज़कांशा के खिलाफ कामयाबी समेटी, और अब्बास खान ने भी मिस्र के आदम मोहम्मद को हराकर फतह अपने नाम की। बिल्कुल जी। इवेंट में ईरान, बहरीन, जॉर्जिया के फाइटर्स ने भी अपने अपने मैच जीत लिए। चैंपियनशिप में 16 ममालिक के 180 फाइटर्स शरीक हैं और फाइनल मुकाबले में 22 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ, परसों फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन अभी तक जो एक बर्तरी पाकिस्तानी फाइटर्स को हासिल हो चुकी है, जिस तरह से उन्होंने अपने सारे मुखालिफिन को नॉकआउट किया है। और इसके बाद यकीनी तौर पे जो मद्दे मुकाबले उनके फाइटर्स हैं वो ज़रा संभल कर आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे हीरो रिजवान अली, एमएम फाइटर। रिजवान, आपको वेलकम कहेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो तवक्को की जा रही थी उसी के मुताबिक आपने अपने भारतीय जो मद्दे मुकाबल फाइटर था श्रीकांत, उसको जेर किया है। क्या जज्बात हैं? क्या पहले से अंदाज़ा था कि आप जीत पाएंगे, या फिर मौके पर आपने कोई ऐसे दाव पेश लड़ाए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा, इतनी बड़ी खबर से नवाजा। दूसरा ये कि हम इसके लिए पूरी मेहनत की हुई थी। मैं बाहर मुल्क था इस ट्रेनिंग कैंप के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इंटरनेशनली कि हम ट्रेनिंग कर सकें यहाँ पे, तो मैं बाहर था फिर इसी फाइट के लिए, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। तो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, पहली बार एशियन चैंपियनशिप हो रही है। एक तो आपको होम ग्राउंड का या जो अपना क्राउड था सारा, जो रिजवान अली के नारेबाजी हो रही थी वहाँ पे, उसका आपको एज हासिल होगा। लेकिन यकीनी तौर पे वो भी लड़ने आए हैं इंडिया से और वो भी तजुर्बाकार फाइटर हैं। क्या फीलिंग क्या थी, कितने पुरएतमाद थे कि ये आप जीत हासिल कर पाएंगे? जी, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस था मेरे ओपोनेंट का, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा थी और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था। बहरहाल मैं अनडिफीटेड हूँ, मैं पिछले 10 साल से अनडिफीटेड हूँ और मेरा 9-0 का रिकॉर्ड है इंटरनेशनली, और कोई मुझे हरा नहीं सका आज तक। तो मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उनकी लॉस थी 7 विन थी, 7 लॉस भी थी। तो मैं अपने ट्रेनिंग पे ऊपर एतमाद था कि मैं इनको नॉकआउट कर सकूंगा, और मैंने कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि मैं आपको नॉकआउट करूंगा, तो मैंने वैसे अच्छा ही किया। अल्लाह ताला रिजवान, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको जो सहूलियात मिली हैं वो ना काफ़ी थी, फिर ट्रेनर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं थे, आपको बाहर से जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इसमें गवर्नमेंट सतह पर कितना आपको सपोर्ट किया गया, और क्या अब आपको पाकिस्तान के अंदर वो मौके मिल रहे हैं, वो सहूलियात मिल रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तो चैंपियनशिप भी पाकिस्तान में होने जा रही है? जी, गवर्नमेंट ने इस बार एक इवेंट करवाया है हमारे यहाँ। जैसा कि ये बहरीन की लीग है, ये सबसे बड़ी लीग है और पाकिस्तान में पहली मरतबा हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे इंटरनेशनली टीमें आती हैं हमारी क्रिकेट की, उसी तरह अब ये इवेंट भी हो रहे हैं, तो ये काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो ये जस्ट बिगिनिंग है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से तो अगला टारगेट क्या है रिजवान? ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि बिगनिंग है, इंशाल्लाह ये बिगनिंग ही हो और बेशुमार ऐसी कामयाबियां समेटें। अगली टारगेट क्या देख रहे हैं और नजरें कहाँ पर रखी हुई हैं आपने? जी, एक इंडियन के अंशु जुबली फाइटर हैं, वो यूएफसी में लड़ रहे हैं, तो मैंने उन्हें चैलेंज किया है और वहां से भी रिस्पांस आया है, तो इंशाल्लाह अगला टारगेट वही है। अच्छा, मैं 2 रिजवान इंडियन अली, से जीत चुका हूँ पहले भी, और जिससे वो है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम भी आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस जीत को किसके नाम करना चाहेंगे आप?
इस जीत को मैं अपने नेशन के नाम और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के नाम करना चाहूँगा जो हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ फरमाए, उनकी मुश्किलात का अज़ाला मुमकिन हो सके। रिजवान ये भी बताएगा कि आपकी कुछ झलकियाँ देखी हमने जो फाइट थी आपकी श्रीकांत के साथ। श्रीकांत बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए लग रहे थे, क्या वजह थी? थक गए थे वो, या आपने पहले ही राउंड में इतनी उनकी धुलाई की है कि वो दोबारा से संभल नहीं पाए? जी आपको क्या महसूस हो रहा था? 3 राउंड हुए हैं हमारी फाइट में, तो क्योंकि उन्होंने ग्राउंड में जोर वो लगाया था और इसी वजह से वो एग्जॉस्टेड हो गए थे थोड़े बहुत। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में, लाइक एनिमी कंट्री में आप जब फाइट करते हैं तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, आपका डिफरेंट होता है, उस पर प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अली। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के प्लान्स के लिए, फाइट्स के लिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के जो रोशन सितारे हैं उन्हें और सपोर्ट किया जाए, उन्हें और बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तान का जो सही मायनों में इमेज है उसकी नुमाइंदगी की। उन्हें वो सहूलियात, वो मौके फ्राहम किए जाएँ पाकिस्तान के अंदर कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, उन्हें यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएं। तो हम अब कुछ ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हमारी मारूफ प्लेबैक सिंगर और गज़ल गायक नयरा नूर की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। नयरा नूर 20 अगस्त 2022 को कराची में इंतकाल कर गई थीं और उन्हें बुलबुल पाकिस्तान का लक़ब दिया गया था। बिल्कुल, और लेजेंडरी गुलकारा नयरा नूर ने अपनी मधुर आवाज़ से लातादाद शेरों को ज़िंदगी बख्शी है। नयरा नूर ने फिल्मों के लिए भी बेशुमार यादगार गाने रिकॉर्ड कराए और उनके गाए मिली नगमे आज भी तरोताज़ा हैं। फ़न गुलकारी में शानदार खिदमात पर नयरा नूर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निगार अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका है। खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत गीत, और बंदा कहीं और ही माजी के उस पैराओं में खो जाता है, झरोकों में खो जाता है। और यकीनी तौर पे जो नई जनरेशन है उन्होंने तो ये गीत नहीं सुन रखे होंगे, लेकिन जो पुरानी हमारे एज के लोग हैं उनके बचपन के मेरे ख्याल में नहीं आपको हैरत होगी। हमारी एज के मुझे बचपन में याद है, कम से कम पीटीवी वगैरह पे ये नगमे हमने सुने। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, आपकी हिम्मत जाएगा। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी पर। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पहला टेस्ट कल होने जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जिसके लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। और 21 अगस्त से रावलपिंडी में होने वाले पहले टेस्ट मैच में पहली बार शान मसूद होम सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और टेस्ट स्क्वाड में शान मसूद की शमूलियत में सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम भी शामिल हैं, जो कि बैटिंग लाइनअप को तकवीत देंगे और टीम के फास्ट बॉलिंग अटैक की सरबराही शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। जबकि मोहम्मद अली, नसीम शाह और उभरते हुए स्टार बॉलर हुरम शहजाद जो पेस अटैक को मुकम्मल करेंगे। और ये जो टीम तश्कील दी गई है, किस तरह से ये टीम खेलेगी और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस, साबिक क्रिकेटर, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अवैस, अब क्या किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से ये प्लेइंग 11 को तरतीब दिया गया है, इन खिलाड़ियों से आप कितने मुतमिन हैं? देखिए, प्लेइंग 11 में थोड़ा सा ज़्यादातर लोगों को जो शिकायत है, शायद मुझे भी थी, वो था कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेटर की बात करते हैं हुरैरा की, क्योंकि हुरैरा ने पाकिस्तान के अंदर ही ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुका है। अगर पिंडी की बात करूं, अगर गलत नहीं तो शायद 150 भी स्कोर किया, तो बेस्ट चांस था हुरैरा के पास कि वो डेब्यू कर सकता अब्दुल्ला शफीक के साथ। लेकिन पाकिस्तान टीम ने, आपको पता है, साइम अयूब पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया, वो बहुत ज्यादा बिलीव भी रखती है। इनकंसिस्टेंसी जरूर है, कंसिस्टेंट आपको साइम अयूब नजर नहीं है, लेकिन जो ग्रीन टॉप विकेट यहाँ पर बना है पिंडी के अंदर, तो नजर आ रहा है कि स्कोर भी फ्री फ्लोइंग होगा, लेकिन बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग स्क्वाड है पाकिस्तान का। अगर आप पूरे बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बड़े एक लंबा डेप्थ आपको पाकिस्तान टीम की बैटिंग ऑर्डर के अंदर नजर आता है। सिर्फ मैंने कहा एक थोड़ा सा वीक लिंक मैं कहूंगा साइम अयूब का नजर आता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रही, इनकंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहे हैं। हुरैरा का एक फायदा ये था कि आपको जिस तरीके से वो परफॉर्म करता हुआ है, लॉन्गर फॉर्मेट उसने बहुत ज्यादा खेला है, तो शायद वो एक अच्छा आपके पास एक ऑप्शन था यहाँ पर मौजूद। लेकिन ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान टीम। फिर इब्रार का आपको पता बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात हो रही है कि इब्रार का चांस बनता था पाकिस्तान टीम में, आपने वर्ल्ड कप से उसको कैरी किया हुआ है, लेकिन अब तक एक मैच भी वो नहीं खेल सका। जरूर ग्रीन टॉप विकेट है, लेकिन जब तीसरी और चौथी इनिंग्स की बात करूं, जहां पर आपका तीसरा चौथा सेशन आता है, उसके अंदर आपको स्पिनर की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। और खास करके तीसरे दिन के अंदर अगर बात करें पिंडी विकेट पे आपको जरूरत पड़ेगी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की, तो वो बहुत बड़ा एक रोल है जो सा मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम शायद एक फैक्टर मिस कर रही है यहाँ पर। तो हर बार की तरह फास्ट बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है, इस बार उसका फ़ायदा हो पाएगा? रावलपिंडी की पिचेस के हवाले से भी बताएगा कितनी मददगार साबित होंगी हमारे बॉलर्स के लिए।
देखिए अब तक जो खबर आ रही है, क्योंकि अभी तक कवर्ड है विकेट, लेकिन जब अगर स्क्वाड की बात करें, चाहे बांग्लादेश के मैं कोच की बात करूं, उन्होंने भी बात की कि फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा बैंक करेगी टीम, और पाकिस्तान स्क्वाड की बात करें तो आपको पता है फास्ट बॉलर्स पे इस वक्त भरी हुई है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपके लीडिंग फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर शाहीन पे जरूर होगा। जो मामला चलते हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या उनके जो मामला चलते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा एक प्लेयर होता है, बड़ा एक बॉलर होता है, उसके ज़हन में बात होती है कि मैंने शट अप कॉल अपने क्रिटिक्स को देनी है विकेट्स लेके, और आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नसीम शाह की बात करें, 13 महीने के बाद वो वापस पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, जरूर पाकिस्तान शाइन्स के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनका रिदम बहुत अच्छा नजर आया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। पाकिस्तान का जरूर ट्रैक रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बहुत जबरदस्त है, 13 मैचेस में आपको पता है कि 12 पाकिस्तान ने जीते, 1 ड्रॉ हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग सीरीज पाकिस्तान के लिए टेस्ट चैंपियनशिप है, लेकिन पाकिस्तान को मैं कहता हूं कि 9 मैचेस खेलने हैं मार्च 2025 तक, लेकिन पाकिस्तान को शायद अब फोकस करना पड़ेगा ज्यादा टेस्ट मैचेस के लिए भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपको बहुत अरसा हो गया आपने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेले हुए, 2 टेस्ट मैचेस ठीक है, आपका रिजल्ट जरूर ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस लॉन्गर फॉर्मेट, फिर प्लेयर को टेस्ट करने के लिए अपनी कंडीशंस के लिए मैं कहता हूं कि शायद ज्यादा नहीं होते, आपको ज्यादा मौका चाहिए होता है टेस्ट मैचेस के अंदर। लेकिन एक अच्छी चीज, डोमेस्टिक प्लेयर्स को बाकायदा पाकिस्तान शाहीन्स में चांस मिल रहा है, एक गेटवे पाकिस्तान टीम के लिए ओपन किया गया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान भरपूर मुजाहरा पेश करे और वो जो गलतियां माजी में होती रही उनको दोबारा से ना दोहराया जाए। बिल्कुल जी, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेने जा रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम कुछ बात करेंगे पर्सनालिटी की, शख्सियत की। तो सबसे जो ज़्यादा हमारी शख्सियत में चीज़ का इन्हसार है वो है हमारे दांत, जो कि ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को, हमारी स्माइल को, हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं, हमारी हम प्रेजेंटेबल लगते हैं। जी, खूबसूरती के 4 चांद लगा देते हैं अगर आपके दांत चमकदार हैं और सही हैं, खूबसूरत है, टेढ़े मेढ़े नहीं है, टेढ़े मेढ़े नहीं है। और वैसे उम्मी तौर पे जो बच्चे हैं उनको जिस वक्त दांत निकलने का उनका टाइम होता है तो पेरेंट्स बहुत समझाते बुझाते कोशिश करते हैं कि आप इसको टच नहीं करना और आपने इसको टंग यूज़ नहीं करनी ताकि वो टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। लेकिन बच्चे, आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो बात मानते नहीं, फिर बाद में फिर पेरेंट्स के लिए मसला बनता है, बच्चों के लिए भी मसला बनता है। तो इन सारे मसाइल का हल क्या हो सकता है और दांतों से रिलेटेड जो मसाइल हो सकते हैं उसके हल के लिए डॉक्टर एनी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहबा पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं बच्चों से। जो एक अमूमी तासुर है कि दांतों को, जब बच्चों के दांत गिरते हैं तो उसको टच करने से या उसको टंग टच करने से क्या वाकई में दांत टेढ़े हो जाते हैं? एक मिथ है? बहुत शुक्रिया, मिथ नहीं है, बट अगर आपके दांत, अब तो बहुत ज़्यादा इशू ये हो गया कि दांत पर्सनली खुद से शट ऑफ होते नहीं हैं। हमारे दांत जो दूध के दांत हैं वो जो हैं वो वहीं रहते हैं और हमारे परमानेंट एरप्शन हो जाती है। ये ऐसे ही है कि हमारा क्योंकि कैल्शियम नहीं है उतनी, बच्चों में इनटेक कैल्शियम की नहीं होती, खुराक मुकम्मल नहीं, और दूसरा ये कि हम एक बच्चे को जो, क्योंकि जब ये दांत टूटने का अमल है ये 5 से 6 साल की एज में स्टार्ट होता है, तो उसमें हम बच्चों को कोई ऐसे सॉलिड फूड नहीं देते, हमें लगता है कि शायद बच्चे खा नहीं पाएंगे। अब ये चीज़ें बेसिकली बहुत हो गई हैं, तो बच्चों को सब्जियों में जैसे गाजर है, मूली है, एप्पल्स हैं और बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम खुद तोड़ के खाने वाले हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस रखेंगे तो आपके गम्स हेल्थ, आपकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी और आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपके दांत खुद शट ऑफ होंगे। एक तो ये रीज़न मैंने बहुत देखा है कि बच्चे आते हैं, हमें खुद उनके जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो निकालने पड़ते हैं क्योंकि परमानेंट की एरप्शन हो रही होती है, और अगर वो नहीं निकलेंगे तो जहाँ उनको जगह मिलेगी एक डेट पर परमानेंट तो आने हैं। अगर वो नहीं, आप रेसिडुअस या बच्चों के दांत दूध के निकालेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े एरप्ट हो जाएंगे, और अगर टेढ़े आ चुके हुए हैं और आपने दूध के दांत निकलवा लिए तो फिर आपके वाली बात, जो टंग की फोर्स है, आप बैक साइड से वो जो दांत डिसलोकेट आया या गलत जगह पर आए, हम कहते हैं कि आप स्लाइटली दांत को उस तरह से बैक साइड से पुश करें ताकि अच्छा, वो ताकि वो आपकी उस जगह पे, क्योंकि अभी वो इरप्ट हो रहा होता है, इतनी रूट डेवलप हो रही होती है, तो वो आगे पुश करने से उस जगह पे सेटल होने की ट्राई करता है। अच्छा, बच्चों के दांत जो है वो आजकल हम देख रहे हैं बचपन में उन्हें ब्रेसेस लग जाते हैं, दांत बहुत टेढ़े मेढ़े आगे पीछे हो रहे हैं। किस एज में ब्रेसेस लग जाने चाहिए बच्चों को ताकि आने वाले टाइम में उनके दांत लाइन में जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो ठीक हो सके? तो ये कब से ब्रेसेस की जो एज है वो जो आइडियली एज है वो 11 से 12 साल है, ठीक है। एट द एज ऑफ 11 और 12 जब आपके परमानेंट ऑलमोस्ट डेंटिशन कंप्लीट हो चुका होता है, बट समहाउ हमें बच्चों को एक अर्ली एज में भी ब्रेसेस तो नहीं हम कह सकते,
बट हैबिट ब्रेकर्स देने पड़ते हैं, नाइट गार्ड्स देने पड़ते हैं, क्योंकि इरप्शन तो आपकी 5 to 6 ईयर से स्टार्ट हो जाती है बच्चों में, बट बच्चों में आदत होती है रात में बाज़ों का नाइट ग्राइंडिंग की, नाइट क्लिंचिंग की, दांत बच्चे किचकिचाते हैं। अक्सर अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि जी वो एक पेट में कीड़ों की भी एक अलामत हो सकती है बच्चों की, कि डीवॉर्म करा ले बच्चों को, बट समहाउ बच्चों में एक स्ट्रेस भी होता है। ये चीज़ें मोस्टली स्ट्रेस से भी होती है। अच्छा, छोटे बच्चों में स्ट्रेस एलिमेंट कैसे हो सकता है? मतलब उन्हें तो पता भी नहीं होगा स्ट्रेस नहीं, अब आप देखिए हमारे सराउंडिंग में वैसे ही बड़ा स्ट्रेस है, बच्चों के स्कूल जो जा रहे हैं, शायद बच्चा स्कूल ना जाना चाहता हो, पढ़ाइयों का स्ट्रेस है, जल्दी उठने का स्ट्रेस है। अब उनसे अब ये स्ट्रेस बच्चों से पूछेंगे तो बड़े तो इजहार कर देते हैं, बच्चे तो सही तरह से इजहार भी नहीं कर ये पाते। प्रॉब्लम अब एड्रेस हो जाते हैं, वरना पहले भी हम पल के बड़े हो ही गए, वो ऐसा इशू नहीं, बट अब ये चीज़ें हैं, बट वो एक इशू पता करें। और अगर बच्चा नाइट क्लिंचिंग कर रहा है तो उसमें हम नाइट गार्ड्स देते, हैबिट कोई ऐसी है तो उसकी हैबिट ब्रेकर हम लगाते हैं, ताकि बच्चों को अर्ली स्टेज से हम इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकें, रादर कि हम उनको बिल्कुल एक डिजास्टर हो जाए तो ठीक करें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक और चीज़ है कि हम एक तो बच्चों को ब्रश की रूटीन बनाना, टीथ ब्रश करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी रूटीन सेट करवाना, बच्चे भागते हैं उस चीज़ से, और फिर अगर ब्रश ना करना तो क्या उनके कीड़ों जो एक दांतों में कीड़ा लग जाने का कहा जाता है, हम एड्स में भी देखते हैं कीड़ा लग गया, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो कीड़ा लग सकता है दांतों को, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या वाकई ऐसा होता है? और ये भी कहा जाता है कि मीठा कम खाएं ताकि दांत आपके बचे रहें। ये बड़े क्या छोटे क्या बड़े भी हम लोग मैंने बहुत से बड़े पेशेंट में भी निग्लिजेंस देखी है, रात का ब्रश नहीं करते, और रात का ब्रश सबसे मेन मतलब वो रिलीजियसली यू हैव टू फॉलो दैट कि आपने रात का ब्रश करना ही करना है, क्योंकि फूड पार्टिकल रह जाएंगे, ऑब्वियसली वो आपका जो भी खाना पीना है वो आपके दांतों की सरफेस पे स्टिक रह जाएगा, और वो बैड बैक्टीरियाज जो हमारे, क्योंकि 2 टाइप के बैक्टीरियाज हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी आपके स्लाइवा में होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी। जब आपका मुंह बंद हो जाता है, आपकी ओरल हेल्थ जो है वो मतलब आप ओरल कैविटी बंद कर लेते हैं, तो उसमें जो बैड बैक्टीरिया है वो आपके जो खाना पीना उस पर अटैक करते हैं। कीड़ा लगना इट्स नॉट अ कीड़ा, वो एक डिकेड हो जाता है प्रोसेस, ब्लैक और ब्राउन टाइप के जो स्पॉट्स लगते हैं वो शोज ऐसे शो करते हैं जैसे वो कीड़े टाइप के, तो उसको एक टर्म वो दे दिया, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली कोई कीड़ा नहीं होता, वो एक डिकेड है अमल ऐसा कि वो दांतों को खाने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता, बट ये ओवरनाइट का प्रोसीजर भी नहीं है। ये नहीं कि आपने एक दिन ब्रश नहीं किया तो कल कीड़ा लग जाएगा, इट टेक्स टाइम, आप बट ब्रश डेली रात का रखें। मेरा 3.5 साल का बेटा है, और मैं जब उसको कहती हूँ ना टीथ ब्रश कर लें, इसमें कीड़ा आ जाए, कहते हैं मामा कीड़ा नहीं है, ये मॉन्स्टर्स है। तो वो मॉन्स्टर्स देखिए बच्चों की जो भी टर्म हो, बच्चों को आपने जिस तरह समझाना है, जैसे बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को आदत कैसे डालें, हमारा ये होता है कि बच्चों को ग्रोसरी कराने लेके जाएं, जहाँ भी लेके जाएं उनके पसंद के ब्रशेस ले दें। अब मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं बट रीजनेबल ब्रशेस हैं जो कि बच्चों स्पाइडर ब्रशेस जी उनके हिसाब से बनाए, पेस्ट उनके हिसाब से आप कैरेक्टर बना के उनको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। बच्चों का इंटरेस्ट अमूमी तौर पे दांत तो चले जिस भी शेप में निकल आए, लेकिन उसको चमकदार और सफ़ेद करने के लिए बहुत से दावे भी होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के, टूथपेस्ट कंपनीज़ के टोटके भी आजमाए जाते हैं, लेकिन आपकी नज़र में सही तरीका क्या कोई करामत हो सकता है जिससे आप अपने दांतों को चमकदार बना सकें? देखिए दांतों का चमकदार होना तो आपके इनेमल पे डिपेंड करता है। अगर आपका देखिए हमारी 3 लेयर पे दांत जो डिवाइड होता है, इनेमल है, डेंटिन है, देन पल्प है। जो अगर आपका इनेमल ठीक है तो आपका वाइटनिंग का उसमें मतलब वो आपका शेड और पता चलता है। जो डेंटिन है सेकेंडरी वो येलो होती है समहाउ बाय बर्थ या किसी सेंसिटिविटी की वजह से। आप जो स्मोकर्स हैं या चाय बहुत उनका इनेमल थिन हो जाता है ना, उनकी फर्स्ट लेयर जो है वो इनेमल है वो थिन हो जाती है बाय द यूज ऑफ निकोटीन है या चाय बहुत पीने से। जब वो इनके पीने से वो आपका डेंटिन का कलर जो वो शेड ऑफ जो है वो नजर आता है शेडोज का, तो दांत येलो हो जाते हैं। उसमें एक तो आप रेगुलर स्केलिंग पॉलिशिंग करा लिया करें। वो ये कहते हैं कि उससे स्केलिंग से आपके दांत मसूड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं। ये बिल्कुल मिथ है। सेंसिटिविटी जो है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आती है, क्योंकि जो सफाई वो आपकी जंजाइवल मार्जिन जो मसूड़ों की सफाई है वो होती है, दांतों पे तो पॉलिश होती है, जस्ट स्टेन्स रिमूव। तो पॉलिश करने से आपका नहीं, वो पॉलिश नहीं है, वो वाइटनिंग नहीं है। वाइटनिंग एक प्रोसीजर है जो लेजर और वो केमिकल्स के साथ होता है। पॉलिश तो नॉर्मल डेंटल पॉलिशेज हैं, वो हार्मलेस हैं। वो मतलब आपके दांतों की जो चीज़ है, जो वाइटनिंग है, जो आपका नेचुरल कलर है वो रिटेन करती है, वो आपको एक्स्ट्रा वाइट नहीं कर देती। ठीक है। अच्छा, एक जो सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, हमारे मसूड़े जो हैं, गम्स जो हैं, उनसे समटाइम ब्लड आना शुरू हो जाता है। हम ब्रश करें रूटीन का तो भी हमारे मसूड़ों से गम से ब्लड आना शुरू हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है या घर में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम ठीक हो सकें हमारे? देखिए अगर नॉर्मल ब्लड आ गया है कोई खाने से, बाज़ औक़ात लोग खा लेते हैं मटन वगैरह, चिकन, किसी को वो नहीं सूट करता, तो अक्सर नेक्स्ट मॉर्निंग या ब्रश ना किया हुआ तो वो गम स्वेल हो जाते हैं उनके और वो जैसे ब्लीड कर दे।
तो वो आप नॉर्मल स्लाइन या माउथ वॉशेस से कुलियाँ कर लें। अगर उससे भी आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रहा तो डॉक्टर को दिखाते, मे बी वो पॉकेट फॉर्मेशन ना हो गई हो, दांतों में और मसूड़ों के दरमियान गैप फॉर्म हो जाता है जहाँ पे आपका खाना फंसने लगता है, और उधर जब गम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो फिर एक प्रोसीजर के तहत उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है, और अगर आपका रूट प्लानिंग करनी है, जो कुछ करना है वो फिर डेंटिस्ट डिसाइड करता है क्या। बट अगर वो कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है तो आप सॉल्ट वाटर की रिंस कर लें या आप माउथ वॉश का रिंस कर लें, उससे मे बी प्रिवेंट हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर डॉक्टर को ज़रूर चेक। डॉक्टर साहब, ये अकल दाढ़ का क्या मामला है? क्या मैं भी पूछने वाली थी, मेरे माइंड में भी यही था कि जो वाकई इसका होता है ये अकल से होता है, और ये किस एज में निकल आती है? बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो 50 प्लस भी हो जाते हैं लेकिन उनकी अकल दाढ़ वो देखिए बात वक्त क्या होता है, जो अकल दाढ़ के निकलने का टाइम है ना, उसको तशबीह इसलिए दी जाती है अकल दाढ़ को अकल से, क्योंकि वो 18 to 22 या 21 ईयर ऑफ एज में वो एरप्ट होता है दांत, तो उस उम्र में अकल आ जाती है। किस साइड पे है? मतलब वो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट, और चारों साइड पे एक दाढ़ साइड पे वो अकल दाढ़ जी, वो 4 दाढ़ें आती हैं ऊपर, सबसे लास्ट वाली, सबसे लास्ट में आती है। वो अगर किसी की नहीं निकलती, वो नहीं निकलती, बाज़ औक़ात वो आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो इरप्ट नहीं हो पाती, उसको स्पेस नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही, आपका बोन डेवलपमेंट नहीं हुई, हड्डी छोटी है, मसूड़ा कम है, निकलने में बाज़ औक़ात टेढ़ी है, बिल्कुल इस तरह पड़ी हुई तो वो नहीं निकलेगी। तो वो आपको तो उसको निकालना जरूरी है, अगर तकलीफ या अगर नहीं निकल रही तो पड़ी रहने दें। अगर देखिए अकल दाढ़ का इश्यू होता है कि जगह कम होती है और वो निकलने की कोशिश करती है, तो वो उसमें या तो आपका अगला दांत को प्रॉब्लम देती है क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड करती है, या वो आपका मसूड़ा सुजा देती है जिसमें खाना फंसता है और आपको पेरिकोरोनाइटिस एक अमल है जिसको इशू हो जाता है। तो या फिर अगर वो हो रहा है तो फिर उस दांत को अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर अकल दाढ़ निकलवा देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर डॉक्टर साहब आप जैसे जुनैद कह रहे थे कि इसका कोई ताल्लुक है अकल के साथ, अगर कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर मुझे इसलिए अकल नहीं आ रही है कि मेरी अकल दाढ़ निकल नहीं रही, तो उसके लिए तो जरूरी हो जाएगा फिर उसे नहीं, उसकी अकल वैसे ही कम होगी, अकल दाढ़ का अकल से कोई ताल्लुक। और अगर वैसे नहीं अकल दाढ़ निकल के भी अकल नहीं आई तो फिर उसका क्या किया? और अकल दाढ़ निकलने से कुछ आपकी आई साइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कुछ सोच समझ में, जैसे अक्सर लोग आते कहते हैं कि मैं अकल दाढ़ निकलवा दी तो ये ना कि हमारी आंखें कमजोर हो जाएं, उसका कोई ताल्लुक इन चीजों से नहीं है। बट ऑब्वियसली हमने आपसे सुना, किसी ने मुझसे तो इसको विजडम टूथ का नाम क्यों दिया जाता है? विजडम मैंने कहा ना, वो 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज में दांत आता है, तो इसमें विजडम आ जानी चाहिए। 18 से 21 साल में, मेरे ख्याल में अब तो बहुत छोटे बच्चों को विजडम का आता पता है, बट 18 से 21 साल एक वो एज ब्रैकेट है जब आपको अकल आ जानी चाहिए, तो इसलिए उसको विजडम के साथ तशबीह दी गई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर एनी हसन, और उम्मीद करते हैं कि इनके मुफीद मशवरों से आप भी मुस्तफीद होंगे और अपने दांत महफूज बनाइए, उनका ख्याल रखिए, उनकी हिफाजत कीजिए ताकि आपकी स्माइल खूबसूरत हो, और आपकी स्माइल खूबसूरत होगी तो फिर आपकी शख्सियत, हाँ बिल्कुल, आपकी शख्सियत जो है वो खूबसूरत होगी और आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो इसलिए रात को ब्रश करने की रूटीन जो है वो भी बना लें ताकि आपके दांत जो हैं वो एक लंबे अरसे तक चल सकें, क्योंकि हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों के दांत बहुत लंबे अरसे तक। वो वही डॉक्टर साहब वाली बात है ना कि आप अगर उनका ख्याल रखते हैं, और एक तो मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा रसूल भी है, सेब को अगर आप दांतों से खाते हैं तो इस तरह की चीज़ें। वैसे तो सेब को दांतों से ही खाते हैं, आप किस तरह खाते हैं सेब? नहीं मतलब अगर आप उसको काट के खाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी वफादियत नहीं होगी ना दांतों की। ठीक है, मैं काट के खाएं लेकिन फिर भी दांतों से ही खाने हैं हमने। तो अब हम कुछ आगे चलते हैं। जी हाँ, कुछ और मेहमान है जो बिन बुलाए आ जाते हैं। बिल्कुल, और भिन भिनाते भी रहते हैं, अगर आप उनको भगाना चाहें तो भागते भी नहीं हैं, और बाज़-औक़ात तो बहुत ख़तरनाक बीमारी का बायस भी बन जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मच्छरों के आलमी दिन की, और मच्छरों से बचाव का आज आलमी दिन है। बिल्कुल जी, ये जो हमारे पास आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान, उनको आज भगाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और मच्छरों के काटने से पैदा होने वाली बीमारियों से आगाही फ्राहम करना है इसका मकसद। और इस दिन को मनाने का आगाज़ एक साइंसदान ने किया था, और इसकी दरियाफ्त जो है वो मादा मच्छर के काटने से उन्होंने की। जी हाँ, कि इससे मलेरिया पैदा होता है, तो उन्होंने मच्छरों का आलमी दिन मनाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पहली मरतबा ये दिन 1930 को मनाया गया था। तो मच्छरों के आलमी दिन के हवाले से एक पैकेज देखिए, फिर बात करते हैं। तो मच्छरों के फ़ज़ाइल पर आपने रिपोर्ट देखी, उम्मीद करते हैं कि इससे भी आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। बिल्कुल जी, और अपने आप को महफूज रखें, आजकल मच्छर जो फिर से फैलना शुरू। बिल्कुल, ये सीज़न परफेक्ट मौसम है डेंगू के पैदा होने का, मच्छरों के पैदा होने का, तो अपने आप को महफूज रखिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, या जो एक मोर्टीन मैट्स होते हैं, मुख्तलिफ मैट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी तरीके से अपने आप को बचाइए ताकि आप बीमारियों से महफूज रहें। और हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताते जाएंगे कि हम आपको मैच मेकर से भी मिलवाएंगे जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, जिनको अपने लिए बेटर हाफ चाहिए, और अच्छा रिश्ता किस तरह से ढूंढा जाए, ये सब बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ माहिरीन होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। और जिस तरह से आप जानते हैं नाज़रीन के पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अगर मसले की बात की जाए तो उसमें सर फहरिस्त मसला ये भी है कि हर कोई रिश्ते की तलाश में रहता है। वो भी जिसकी शादी, अच्छा आज मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर देता हूँ, वो जिसकी शादी हो चुकी है या जिसकी शादी नहीं हुई, सभी रिश्ते की तलाश में रहते हैं। तो हमने कहा चलिए उनका मसला हल कर देते हैं। ये सिर्फ मर्द हजरात का बता रहे हैं, ये खवातीन के लिए नहीं बता। खवातीन को भी और बहुत से मसाइल होते हैं, उनसे उनकी जान छूटे तो फिर इस तरह एग्जैक्टली। तो इस मसले का हल है आज हमारे पास। मर्द हजरात का जो मुद्दा है वो आज लेकर जुनेद आए हैं और इन्होंने नहीं शाल भी आई है, ये बता नहीं। अभी देखें खुल के सामने आएंगी 2-4 सवालों के बाद। तो आगाज़ मैं कर देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं उनसा शाह, मैच मेकर हैं। उनसा आपको वेलकम कहते हैं पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि रेशो क्या है पाकिस्तान में, कितनी ऐसी तादाद है मर्दों की या ख़वातीन की जो शादी की ख्वाहिशमंद है, और फिर ये भी बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं या रखी जानी चाहिए रिश्ता करते हुए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और थैंक यू सो मच। और बात ये है कि आप बात कर रहे हैं रेशियो की, तो हमारा रिलीजन क्या, ये एक नेचुरल है, फिनोमिना है कि शादी जोड़े बनाए गए हैं। तो लेकिन जो है परफेक्ट मैच जो है वो तलाश करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, डिमांड्स बढ़ गई हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल डिवोर्स के रेशियो बहुत बढ़ गया है, और तलाक की वजह से जिनकी तलाकें हो चुकी हैं उन लोगों के स्पेशली जो है वो शादी करने के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आपने डिमांड्स की बात की है, डिमांड्स के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। जो कपल्स जो मर्द हजरात या खवातीन आपके पास आते हैं अपने लिए कोई अच्छा मैच ढूंढने के लिए, तो कौन सी डिमांड्स वो सामने रखते हैं? जो मेल होते हैं उनको यही होता है कि प्रिटी लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो, स्लिम लड़की हो, ग्रूम लड़की हो, अच्छी फैमिली हो और कॉन्फिडेंट लड़की हो। जॉब करना या ना करना वो एज एन ऑप्शन होता है। और लड़की वालों की जो डिमांड होती है वो यही होती है कि लड़का जो है वो रोजगार हो उसका अपना, और अच्छी छोटी फैमिली हो, और लड़का जो है वो पैसे वाला हो, सेटल्ड लड़का हो। और आजकल जो स्पेशल डिमांड है वो ये है कि लड़का अगर बाहर हो पाकिस्तान से तो वो तो एक 4 चांद लगा सकता है। तो काफी सारी ऐसी फैमिलीज, ऐसी लड़कियां मेरे पास आती हैं, वो चाहती हैं कि बाहर सेटल हो जाए, लड़का बाहर का हो। लेकिन बाहर के जो लड़के या लड़के, उनका ये एक रिस्क वाला काम भी है, जिम्मेदारी वाला काम भी है, क्योंकि आप अब रिश्ते करवाने का काम करती हैं। तो क्या शिकायत की रेशो क्या है शादी के बाद, सक्सेस रेट कैसा देख रही हैं? जिस तरह आपने बताया कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो आपके बहुत से किराए हुए रिश्तों के बाद भी यकीनी तौर पे जो फीडबैक मिलता होगा उसमें अक्सरियत क्या खुश होती है या फिर शिकायत ही सामने आ रही होती हैं? शिकायत तो ऐसी चीज़ है कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, किसी की भी शिकायतें हों। और लेकिन ये है कि सक्सेस रेशियो अच्छा है, हम लोग क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं और पर्सनली उनको देखभाल कर फैमिलीज़ को सबसे पहले हम लोग तो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फैमिलीज़ कैसी हैं, लड़का क्या कर रहा है, अगर बाहर है, मुल्क से बाहर है तो वहाँ पर क्या सिलसिला है, कोई ड्रग्स एडिक्टेड तो नहीं है, अल्कोहल एडिक्टेड तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इन्वेस्टिगेट। नहीं तो फिर आपका सोर्स क्या होता है उनसा, किस तरह से मालूम कर पाते हैं? अगर कोई बाहर मुल्क में है, कोई अब्रॉड में है, तो वहाँ पे भी आपकी टीम्स मौजूद हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए ही अंदाजा लगाया जाता है एक्टिविटीज का? जी, मेरी बाहर भी टीम्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में, पंजाब में भी है, सिंध में भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चैनल के जरिए जो है हम लोग पता लगा लेते हैं। और इतनी जल्दी हम किसी का प्रोफाइल ऐड नहीं करते हैं जब तक हम लोग सेटिस्फाई ना हो जाएं। जब हम सेटिस्फाई होते हैं तब फिर हम लोग प्रोफाइल एक्सचेंज करते हैं। अच्छा जुनैद, जिस तरह से उनसा भी ये बता रही थी कि अब डिमांड्स ज़्यादा हो गई हैं, अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो उस वक्त डिमांड्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, और सस्टेन भी ज़्यादा करते थे वो रिश्ते। अब वो चीज़ें जो है वो उनका फुकदान है। अब हम देखते हैं कि हमारे में बर्दाश्त भी नहीं है, हम रिश्तों के अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें खूबसूरत लड़की तो चाहिए, और लेकिन हमारे अपने अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, या हम खूबसूरत लड़की ले लेते हैं लेकिन हम उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने सबस बाग दिखाए होते हैं वो भी नहीं पूरे हो पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। अनसाब हमारे साथ मौजूद हैं। अनसाब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, और फिर क्या आपके ऊपर ही मुकम्मल रिलाय करके रिश्ता हो जाता है फैमिलीज़ का, या आप ये एडवाइस भी करते हैं कि अपने तौर पे भी वो तसल्ली कर लें
अगर किसी को जांचना है या किसी को जी बिल्कुल, ये किसी की बहुत मालूमात करनी ज़्यादा है? इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपनी तसल्ली कर लें। हम लोग तो मिलवा देते हैं, हमारा काम सिर्फ मैच मेकिंग का है। हमारा काम है कि हम आपसे मिलवा देंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग अपने तौर पे ज़रूर इंक्वायरी करवाइए कि आपको वो चीज़ सूट करती भी है या नहीं करती। और ये इतना काम आसान नहीं होता। एक दो फैमिलीज़ जो बिल्कुल अनजान फैमिलीज़ हैं, एक दूसरे को जानती नहीं है, और फिर उनका एक दूसरे के साथ मिलना, और ऑब्वियसली ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ऐसा नहीं उनसा होता शादी कि को एक कहा क्लिक में माना जाता है कि दो दिलों का ये मिलाप होता है, दो दिल आपस में मिलेंगे तो एक अच्छा मजबूत रिश्ता बन सकता है। क्या ये काफ़ी है कि दो फैमिलीज को जी। मिलवा दिया जाए, लेकिन जिन दो लोगों ने शादी करनी है, पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, उनके दरमियान वो केमिस्ट्री ना हो? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है वो यही होता है कि सबसे पहले लड़का-लड़की मिलते हैं एक-दूसरे के साथ। वो मेरे ऑफ़िस में भी मिल सकते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में हम लोग अरेंज करते हैं मीटिंग्स, और वो एक मीटिंग नहीं होती, 2-3 दफ़ा वो मिलते हैं, फ़ोन पे बात, कॉल पे बात करते हैं। जब वो लड़का-लड़की सैटिस्फाई होते हैं, एक-दूसरे को क्लिक करते हैं, उसके बाद फैमिलीज़ पर बात जाती है। तो आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो भी बहुत अवेयरनेस आ गई है। अब वो बात नहीं रही है कि फैमिलीज़ के दरमियान ही शादी तय हो जाती थी, रिश्ते हो जाते थे और लड़का-लड़की मान जाते। आजकल लड़कियाँ, लड़के इंडिपेंडेंट हैं और स्मार्ट हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो वो पहले सबसे पहले अपनी और फैमिलीज़ भी अब बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को बुरा नहीं समझती है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली इस्लाम में भी यही है कि लड़का-लड़की की अपनी रज़ामंदी मर्जी से बहुत फैसला ज़्यादा करें अपनी, ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। जी, अच्छा, अब अंसा आपने देखा मर्ज़ी क्या से। है ये जो डिवोर्स की रेशो में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं आजकल के कपल्स, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, या फिर सोशल मीडिया का ये जो ड्रामों की जो प्रोडक्शन है इस तरह की हो रही है उसके असरात हैं? असल वजह क्या है और एडवाइस क्या देंगी आप? देखिए, अब पेशेंस कम हो गया है। मैंने देखा है, लड़का हो या लड़की हो, पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, एक ठहराव होता था, सब्र होता था। अब जो है ना, एक-एक आप सोचिए कि एक-एक महीने में तलाक हो जाती है। आप अंडरस्टैंडिंग 1 महीने में कैसे हो सकती है? 2 अलग-अलग लोगों की, 2 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होते हैं, अलग-अलग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 1 महीने में ही वो फैसला ले लेते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और तलाक़ें हो जाती हैं, खुला हो जाती है। जल्दबाजी का मुज़ाहरा करते तो हैं। वैसे टाइम नहीं देते ठीक। एक-दूसरे को समझने का टाइम दें। हाँ, जी। तो यही प्रॉब्लम अंसा शाह हमारे नज़र साथ आ रही है मौजूद कि थी। डिवोर्स अंसा, रेश्योज़ बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से अंसा बताया, जो मर्द हजरात होते हैं उनकी डिमांड होती है कि लड़की खूबसूरत हो, और जो बच्चियों के रिश्ता करने के लिए डिमांड होती है कि लड़का पैसे वाला होना चाहिए। तो असल चीज़ ये है कि किरदार क्या है और जो निभाने वाले रिश्ते हैं, ऐसे चीज़ों को पहले मेरे ख्याल में मद्देनज़र रखना चाहिए। और कम वसाइल के साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बड़ा केयरिंग है, लविंग है, और आपको समझने वाला है और किरदार का अच्छा है, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना खुद ब खुद अच्छी होती है। और जो बात कर रहे थे जिस तरह से हम कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो डिमांड्स को थोड़ा महदूद करें ताकि ज़िंदगी जो है वो अच्छी आपकी गुजर सके। जब आपकी डिमांड्स आपके वसाइल के मुताबिक होंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद जो है खुशगवार हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और अब कुछ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पाकिस्तानी अदाकारा हिबा बुखारी की, जिनको 70 की दहाई में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाली लेजेंडरी अदाकारा की हमशक्ल करार दिया जाने लगा है। जी हाँ, ये भोली बानो, रमज़े इश्क, बेरुखी, झोंक सरकार, फतूर और दीवानगी जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा हिबा बुखारी की हम बात कर रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं ये। बिल्कुल, और उनको कहा जा रहा है कि उनकी शक्ल मिलती है जिया परादा से, जो बॉलीवुड की बड़ी ही मारूफ और मशहूर अदाकारा हैं। और दोनों तस्वीर में देखा जा सकता है किसी जगह पे रिजेंबलेंस ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और जो पुराने लोग हैं या जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो जिया परादा के फ़ैन रहे हैं और वो उनकी फ़िल्में भी देखते रहे हैं, यकीनी तौर पे उनकी तरफ से भी इस कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा
पसंद चर्चे किया हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन का हिस्सा है इस वक्त बिल्कुल। ये। पाकिस्तान में नहीं, भारत के अंदर भी इस पर बिल्कुल ऐसे है। बात हो रही है, इस पर डिस्कशन हो रही है। और ऐसे ही सोशल मीडिया पर हिबा बुखारी की अदाकारी से लेकर उनके नक्श व नैन पर भी मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। तो हमने भी ये तस्वीर आपके साथ शेयर की हैं। अब ये आपने बताना है कि ये जो है इसमें कितनी हकीकत है और कितनी मुगालता आराई है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी अदाकारा है हिबा बुखारी भी, और जिया परादरा भी अपने वक्त की जो लेजेंड अदाकार हैं उनमें उनका नाम है। 70 की दहाई में खासतौर पर उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी। जी हाँ, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद जा रहे हैं। आप ये जो आपस में कंपैरिजन है इन दोनों का वो आप कीजिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि नींद कितनी ज़रूरी है। जी हाँ। और नींद अगर अच्छी लेंगे तो ख्वाब भी अच्छे आएंगे, और फिर ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून गुजरेगी, खूबसूरत ख्वाबों के साथ और अपनी यादाश्त को, अपनी मेमोरी को भी बेहतर करने के लिए नींद कितनी ज़रूरी है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि नींद कितनी ज़रूरी है। न्यूयॉर्क में एक नई तहकीक में कहा गया है कि लोगों को नई यादें महफूज करने के लिए, अपनी मेमोरी अच्छी करने के लिए रात में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। मुहक्किकीन ने साइंस जरीदे में रिपोर्ट किया है कि दिमागी खुलिये जो दिन के दौरान नई यादें महफूज करने में मदद देते हैं, वो बनते हैं रात के वक्त सोने से। बिल्कुल, और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो रात को ही बनते हैं, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि रात की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप नेचर के करीब होंगे उसके फ़वाइद होंगे, और जितना आप नेचर से अपने आप को दूर करते जाएंगे, या जो आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है और उसका आपको कहा भी गया है, हमें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन्नत के मुताबिक जिन चीज़ों की ताकीद की गई है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अब ये तहकीक भी इस बात को साबित कर रही है। न्यूयॉर्क में वाक़ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में न्यूरोबायोलॉजी और रोहिए के असिस्टेंट प्रोफेसर ज़हा ओलिवा ने कहा है कि ये तरीकाकार दिमाग को अगले दिन नई यादें और तजुर्बात सीखने के लिए न्यूरॉन्स को दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। तो इसी से मुतल्लिक मज़ीद बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समिया अतर साहिबा, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे एक बार फिर से। और सबसे पहले, जिस तरह से आज का हमारा मौजू है नींद का, और वो भी रात को होना कितना ज़रूरी है, क्या क्या फ़वाइद हैं, और अगर ये आप ना करें तो फिर किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आप लोग बात कर रहे थे कि नींद जो है वो किस कदर ज़रूरी है, और नींद की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम रात की नींद की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो कुदरती साइकिल है वो यही है कि हमने रात को सोना होता है और दिन में जागना होता है और काम करना होता है। और कुछ ऐसे हार्मोन्स, हमारे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कि जो बेसिकली नींद को फैसिलिटेट करते हैं, हमें सोने में मदद देते हैं, और वो रिलीज ही अंधेरे के अंदर होते हैं, जब मुकम्मल अंधेरा होता है, जिसको और उस लाइक एक ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर, उसका नाम है मेलाटोनिन। तो वो रात को ही रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको बेसिकली गहरी नींद सोने में मदद देता है। और अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, अगर हम कम नींद ले रहे होते हैं, तो उससे बहुत से जिस्मानी अमराज भी हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक है, जैसे कि दिल के अमराज हैं, डायबिटीज है, और इसके साथ साथ बहुत से हमें नफ्सियाती अमराज भी लाहक हो जाते हैं, मसलन डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो ऐसा नहीं है कि कम सोना कोई आम सी बात है, बल्कि बहुत अरसे तक अगर इंसान अपनी नींद से खुद को डिप्राइव रखे तो उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं, यानी साइकोसिस, यानी पागलपन की जैसी अलामतें भी आ जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि दिन में आप जितना मर्जी सोते रहें, मतलब अगर आप डबल टाइम भी सो लें तो आपकी नींद फिर भी पूरी नहीं होती है, तसल्ली नहीं होती, जो कि रात को सो के होती है। जी, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मेलाटोनिन है वो रात को ही रिलीज होता है, रात के अंधेरे में ही रिलीज होता है, और दिन में उसका काउंटर पार्ट होता है सेरोटोनिन, वो रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन तो आपको एक्टिव करता है, आपको जिंदगी के काम करने में मदद देता है, और मेलाटोनिन आपको सुलाता है ना, तो उसको वो तो रात को रिलीज होता है, तो वो दिन में तो है ही नहीं ना, वो चीज जो आपको अच्छी नींद दे रही है, आपकी बॉडी ने बनाई ही नहीं वो। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है कि हमारा, जिस तरह से हम अपनी रिसर्च में भी बता रहे थे कि जो रात को सोने से एक ऐसे हार्मोन्स या न्यूरॉन मुतहरक होते हैं जो कि हमारी मेमोरी को अच्छा बनाते हैं, शार्प बनाते हैं, और हमारा हाफजा तेज़ होता है, बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो उसमें महफूज हो जाती हैं। ये इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। असल में जब हम नींद की बात करते हैं और रात की नींद की हम बात करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर सारे दिन में जो भी तोड़-फोड़ हुई होती है, एक तो उसको फिजिकली रिकवर करती है हमारी बॉडी खुद को उस नींद के अंदर, रात की नींद के अंदर, ठीक है? याद रखें, जब हम नींद की बात कर रहे हैं
तो हम रात की नींद तो की रात बात की करें। नींद की हेल्दी बात स्लीप वही है जो रात की है, जब हमारे बॉडी जो है वो अपने आप को डिटॉक्स कर रही है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा पावरफुली हमें डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को और हमारे लिवर को, वो मेलाटोनिन है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक तो है। एक तो हमारी बॉडी अपने आप को फिजिकली डिटॉक्स करती है, दूसरा जब हम सो रहे होते हैं और गहरी नींद में होते हैं तो हम मेंटली भी डिटॉक्स हो रहे होते हैं, अपने आप को अनवाइंड है। कर रहे होते हैं, अपनी स्ट्रेस को रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लाइक हम कहते हैं कि वी आर नॉट लॉजिकल बीइंग्स, वी आर बायोलॉजिकल बीइंग्स। तो हमारी जो सोचें हैं, हमारे जो ख्यालात है और हमारी जो जहन की काम करने की कुव्वत है, वो सारी की ठीक है। सारी कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ चलती है, उनकी मरहून चलते हैं। मिन्नत है। अच्छा तो डॉक्टर जब वो साहिबा, हम लोग अवामिल बच्चों की होंगे, नींद की बात करेंगे। बच्चों की नींद जो है वो कहा जाता है कि बच्चे जितनी अच्छी नींद लेंगे, 10 से 12 घंटे उनकी बच्चे ग्रोथ भी सोएंगे, बेहतर होगी। उनकी ग्रोथ बेहतर होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वो फलते फूलते हैं। बच्चों की नींद के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। वो तो दिन भी रात भी हर कितनी वक्त होनी सोते चाहिए? हैं। हाँ जी। अच्छा देखें, बच्चों की नींद की भी यही बात है, जो फार्मूला तो वही है ना कि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है ना, और दिन काम के लिए बनाया है। तो नींद जो है बच्चों की लेकिन डिफरेंट डॉक्टर एज साहबा, जो ग्रुप के अंदर न्यू उनकी बॉर्न बच्चे रिक्वायरमेंट। होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चों की नींद को जी जी सेटल करना, टाइम टेबल उनका बनाना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर माएँ जो है वो जब वो सो जाते हैं बस शुक्र का कलमा पढ़ती हैं और कहती हैं चलो बस ठीक है सो गए हैं, चाहे वो दिन का टाइम है रात का टाइम है। तो वो बच्चों को उस तरफ किस तरह से लाया जाए, क्योंकि उनकी रूटीन तो जिस तरह से चल रही होती है, सर्कल उनका माँ के पेट के अंदर वही बाहर आके भी होता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, कुदरती तौर पर वो पहले 3 महीनों में अपनी नींद को दुनिया के हिसाब से और रोशनी के हिसाब से खुदा ने ये निज़ाम रखा है कि वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि 3 महीने गुजरने के बाद भी वो अपनी नींद के साइकिल को एडजस्ट नहीं कर सके, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपना नींद का पैटर्न देखना चाहिए ना, कि ठीक है। उनका अपना नींद का पैटर्न क्या है। क्या वो ऐसे है कि वो खुद रातों को जाग रहे हैं, तो फिर बच्चा कैसे सोएगा। दूसरी बात ये है कि आप बच्चे को सोने में हेल्प करने के लिए ये कर सकते हैं कि रात को जब उसके सोने का टाइम हो, तो उससे पहले लाइक आपने जो भी उसका बेड टाइम डिसाइड किया हुआ है, आपने सोचा है कि मैंने अपने बच्चे को रात को 8 बजे सुलाना है, तो उससे दुरुस्त। पहले आप उसको हल्का सा उसकी बॉडी को हल्का सा मसाज करें, उसको गर्म शावर दिलाएं, और उसके बाद अगर आप उसको फीड देंगे तो बच्चा जो है वो बड़ी आराम से सो जाएगा उस टाइम, अच्छा और डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता साहब, वो एक उसका। एक तो है रात की मुकम्मल नींद जिसकी आप बात कर रही हैं, जी जो नेचर के मुताबिक है। दूसरा जो दोपहर के खाने के बाद इस्लाम में एक कैलुला का भी कॉन्सेप्ट है, उसको करने से आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। उसके क्या फ़वाइद हैं, वो क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए? जी, कैलुला जो है सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसको हम पावर नैप कह सकते हैं, ठीक है। और ये लाइक दोपहर के खाने के बाद एक आपको एक छोटी सी पावर नैप होती है, और ये पावर नैप घंटों की नहीं होती है। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जाकर देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का एक पावर नैप हुआ करती थी। अच्छा। तो ये जी जी, और अगर आप और इसके आपकी बॉडी को बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि आपने इस वक्त खाना खाया होता है, तो जब आप एक अपने आप को बॉडी को काम डाउन कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्टमक की तरफ हो जाती है, और वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद देती है। और फिर अगर आप इसको ये समझकर भी करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आपको फायदे पर फायदा बॉडी हासिल हो एक जाता तरह है, से आप इसका सवाब भी। रीस्टार्ट कर लेते हैं अगले दिन के, बाकी दिन के मुशक्कत के लिए। बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं ना आप दोबारा जी से हाँ। कैलुला करने जी से, जी पावर नैप लेने से। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जी जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सारे आपने फ़वाइद हमें बताए रात की नींद के, और हम कोशिश कि हम अपनी नींद जो वो बेहतर करें, और जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त उनको भी चाहिए कि वो अपनी रात की नींद को ज़रूरी अपनी बनाएं, रूटीन क्योंकि का हिस्सा बनाएं, सेहत और बिल्कुल, तवाना रखने के आप सेहत और तवाना रहेंगे, यंग रहेंगे, आपका वेट कंट्रोल रहेगा और आप एकदम फ्रेश रहेंगे, यादाश्त भी बेहतर रहेगी। तो ये सारे फ़वाइद हैं जो कि रात की नींद से ही हासिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए उस मर्ज़ की जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी बजा रहा है, और उसके लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस लेकिन सामने आ चुका है, रिपोर्ट हो चुका है। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम अख्तर के मुताबिक मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। बिल्कुल जी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। मंकी पॉक्स जो है मुतासरा 47 साल शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है, जिसे पिम्स अस्पताल में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। और वजारत कौमी सेहत ने जुमेरात को एक बयान में पाकिस्तान में पहला मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट होने का
इंकिशाफ किया था, लेकिन अब अगर इस वक्त देखा जाए तो 12 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं दीगर शहरों में। खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी रिपोर्टर शबिया नकवी इस वक्त मौजूद हैं, पेम्स अस्पताल की जो हेड हैं, डॉक्टर साहबा उनके साथ मौजूद हैं। क्या कहना है उनका, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी शबिया। जी बिल्कुल, मंकी पॉक्स को जो आलमी वबा करार देने के बाद हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है इसके हवाले से। बेसिकली मंकी पॉक्स है क्या, इसकी कितना ख़तरनाक मर्ज़ है और इसके वायरस जो है उसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अख्तर। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस मर्ज़ के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, हमें ये बताएँ कि मंकी पॉक्स बेसिकली है क्या चीज़ और इसका वायरस जो है वो किस तरह फैलता है। जी थैंक यू वेरी मच। मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसकी ट्रांसमिशन के तरीके 2-3 हैं। जैसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ कांटेक्ट हो, अगर किसी पेशेंट को स्किन लीजन्स आ रहे हों और वो सिम्टोमेटिक हो और उसके साथ क्लोज़ कांटेक्ट हो तो उससे डिज़ीज़ ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, ये सांस के ज़रिए भी ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, जिसमें ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। थोड़ी सी कोविड के लिहाज से ये डिज़ीज़ मुख्तलिफ है, क्योंकि कोविड की जो ट्रांसमिशन थी वो रेस्पिरेटरी रूट से ज़्यादा थी, लेकिन इस केस में जो है वो कांटेक्ट से, टच करने से, पेशेंट की सिक्रीशंस को के साथ अगर कोई हैंडलिंग कर रहा हो तो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो मुझे ये बताइए कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और पहले ये बताइए कि इसकी सिम्टम्स क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये मंकी पॉक्स का मरीज़ है। जी जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस की कोई लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स की फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ पाकिस्तान में आई है। सो एक तो इसलिए परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी, इसकी अलामात ये होती हैं कि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो तकरीबन 5 से 21 दिन का होता है, कि कुछ लोगों में जल्दी अलामात आ जाती हैं और कुछ में ये कुछ टाइम ले लेती हैं। शुरू में बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद पेशेंट को स्किन रैशेज़ आना शुरू हो जाती हैं। ये रैशेज़ ख़ासतौर पर चेहरे से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद हाथों और पैरों को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, और उसके बाद ये स्प्रेड होके ट्रंक के ऊपर या जो बाकी बॉडी है उसके ऊपर ये फैलना शुरू हो जाती हैं। इसके जो रैशेज़ होती हैं वो चिकन पॉक्स की रैश से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती हैं, और तकरीबन वही स्टेजेस होती हैं जो चिकन पॉक्स की रैश की होती हैं। जैसे शुरू में मैक्यूल बनता है, फिर पैप्यूल से फिर वेजिकल बनता है, और उसके बाद फिर उसके पस्ट्यूल बन जाते हैं, और आखिर में वो स्किन जो है वो बिल्कुल क्रस्ट बन जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और वो क्रस्ट उतर जाते हैं तो फिर नई स्किन निकल आती है। सो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है ये डिज़ीज़। लेकिन चिकन पॉक्स से मुख्तलिफ इस तरह से है कि चिकन पॉक्स की बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और सांस के ज़रिए फैलती है, और मैं समझती हूँ कि ये बीमारी उस लिहाज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो लेस ट्रांसमिसिबल है जितनी तेज़ी से चिकन पॉक्स फैलता है। और जो मंकी पॉक्स के लीजन होते हैं वो तकरीबन एक जैसे लीजन अगर बॉडी पे नज़र आ रहे हों एक वक्त में, तो उसका मतलब है कि शायद मंकी पॉक्स है, क्योंकि चिकन पॉक्स के लीजन जो है वो मल्टीपल फेजेस में एक वक्त में मौजूद होते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स जो इन पेशेंट्स को देखते हैं वो इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिजिनस या लोकल केसेस नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। शबिया, आपका बहुत शुक्रिया। और कहा तो ये जा रहा है कि परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये परेशानी की बात इस वजह से है कि कोरोना भी शुरू में उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया था, और बाद में जब उसके असरात पूरी दुनिया में फैले हैं तो फिर हर तरफ दौड़ें लग गई, हर तरफ लॉकडाउन लग गया और निज़ाम ज़िंदगी दरम बरहम हो गया। और जिस तरह का जो एक ज़िंदगी का साइकिल है वो कोरोना के दरमियान में रुका है, उस तरह की मिसाल हमारे बड़ों ने भी शायद ना देखी हो। तो मंकी पॉक्स उससे ज़्यादा भयानक और उससे ज़्यादा तशवीशनाक, क्योंकि ये आपके चेहरे पर भी नजर आता है, आपकी पूरी बॉडी पर नजर आता है, और आपके करीब जाने से लोग जानलेवा भी है। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, और जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल पर इकदाम किए जा रहे हैं, मुझे लगता है अभी वो नाकाफ़ी हैं। उनको मज़ीद थोड़ा जदीद टेक्नोलॉजी के तर्ज़ अमल पर वो अपनाते हुए वो अपनाने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर से ट्रैवल करके जो आ रहे हैं लोग, उनके अंदर ये ज़्यादा तशख़ीस हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो मंकी पॉक्स था नहीं, पाकिस्तान से बाहर से लगभग 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में एक शहरी जो कि जद्दा से आया था, सऊदी अरब के शहर से पाकिस्तान, उसमें तशख़ीस हुई है, उसे पेम्स अस्पताल के ख़ास जो वार्ड बनाया गया है उसमें करंटीना में रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद जो दाखिली पॉइंट्स हैं उन्हें मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।